आज क्लास 10वीं का हिंदी क्षितिज भाग 2 और ग्रुप का है। जसपाल द्वारा रचित। हम एक व्यंग्यात्मक कहानी को पढ़ेंगे। जसपाल का पहले कवि लेखक परिचय हम लोग जान लें। जसपाल का ऐसे जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कन्नड़ में उन्होंने ग्रहण किया था, कन्नड़ में, और लाहौर के नेशनल कॉलेज से वे बीए किए थे जसपाल। और वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम में भी क्रांतिकारी विचार से प्रेरित होकर करके कई बार ये जेल गए, क्योंकि क्रांतिकारी का ही देन है कि आज हमारे देश से अंग्रेज पलायन किए। और 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जसपाल की बहुत से रचनाएं हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी बहुत से कहानी संग्रह भी है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, बहुत से लिखे हैं, है ना। लेकिन अब जो भी वे लिखे कहानी में, तो उसमें भावुकता का दर्शन होता है, सजीवता का चित्रण हो जाता है। जैसे यही जो लिखे हैं यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था। यह व्यंग है, व्यंग माने मजाक, साबित करने लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। माने कहानी में कथ्य होगा। कथ्य माने उसमें पार्टनर होंगे, पात्र होंगे, तब न कहानी बनेंगे। लेकिन इन्होंने एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पतनशील समांति वर्ग पर उन्होंने कटाक्ष करने का कोशिश किया और वास्तविकता से बेखौफ एक बनावटी जीवन शैली पर कैसे लोग आदी हो जाते हैं। माने कुछ लोगों का अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। दिखावा का जिंदगी या दिखावा का दुनिया में लोग जीते हैं। तो आज के समय में भी ऐसे प्रजीवी संस्कृति, प्रजीवी माने दूसरे पर आश्रित रहने वाली संस्कृति। सामंत क्या थे? हर कार्य के लिए दूसरे पर आश्रित थे। लोग गुलाम बना कर रखते थे गरीबों को, है ना। तो माने इसी को कहते हैं प्रजीवी संस्कृति। सामंतवादी संस्कृति प्रजीवी संस्कृति है। उसी में जो है आज हम एक लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, क्योंकि यह कहानी है कि मुँह फंसी कि पैसेंजर जो ट्रेन था चलने के लिए पुकार रहा था, माने एकदम आरंभिक स्थिति में था। इन्होंने लेखक सेकंड क्लास का टिकट लिया, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं था।
और इनको दो काम था, एक तो कहानी के बारे में सोचना, मैंने हमेशा ये चिंतित रहते, मैंने चिंतन करते थे, चिंतित नहीं चिंतन करते थे, कहानी के बारे में सोचते और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देख सकते थे। उन्होंने सेकंड क्लास का ले लिया और गाड़ी छूटी रही थी तो ये दौड़ कर करके जिस डब्बे में चढ़े तो उस डब्बे में देखा कि एक लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश, एकदम एकदम सफ़ेद पोश, मतलब उजला एकदम वस्त्र, नेताजी वाला वस्त्र है ना। सज्जन जो है अपने बर्थ पर आराम से पालथी मार कर करके बैठे हुए हैं और सामने ताज़ा खीरा तौली पर रखा हुआ है। जब ये डिब्बे में सहसा चढ़ते हैं, अचानक चढ़ते हैं, तो अब उस नवाब को क्या होता है कि उनको असंतोष जैसा महसूस होता है कि नवाब, इनको चढ़ने से नवाब असंतोष थे और खीरा को वे नवाब तौली पर रखे हुए थे और उनकी पुरानी आदत थी लेखक का कि वो हमेशा कहानी के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि लेखक थे। लेखक का कार्य होता है चिंतन करना। लेकिन इनको देखने से, लेखक जब उस नवाब को देखे तो मालूम हुआ, मैंने देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नवाब शायद इसी लिए सेकंड क्लास के डब्बे में चुपचाप जाके बैठे हुए थे कि ताकि उनको कोई देख न सके, है ना। अकेले वह वक्त काटना चाहते थे, इसलिए वे खीरा ले लिए थे और इस सारे दृश्य को लेखक जसपाल अपने कनखी से देख रहे थे कि वह खीरा कैसे खाएगा, सब कनखी से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की बढ़ते ही खिड़की से झांकने लगे, गौर से देखने लगे वहाँ की स्थिति को। और नवाब साहब जब मैंने लेखक को भी वो भी उसी तरह से देख रहा था ताकि लगे कि हम रईस आदमी हैं, किसी से बात न करते हैं। लेकिन अंत में नवाब बोलते हैं लेखक को कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए, है ना। मैंने खीरे का शौक़ फरमाइए, खीरे को शौक़ से खाइए। नवाब साहब को इस तरह से परिवर्तित विचार को देखकर लेखक आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन इन्होंने कह दिया, शुक्रिया, कबीला शौक़ फरमाइए। मैंने शुक्रिया है जो आपने मुझे निमंत्रित किया है, कबीला शौक़ फरमाइए, मतलब आप खुद खाइए, है ना। नवाब साहब ने फिर खिड़की के बाहर जो है देखना शुरू कर दिए और दृढ़ निश्चय करके खीरा का निचला जो है भाग तौलिया, है ना, झाड़ कर करके वो बिछा लिए और उन्होंने खीरा को धोया और धोने के बाद जेब से चाकू निकाले और उसका सिर वाला भाग,
मैंने जहाँ से मुट्ठी रहता है उसको सिर वाला भाग को काट दिया। अब काट करके देखा होगा खीरा बेचने वाला के काटता है और काट करके ऐसे से ऊपर वाला भाग वाला लगड़ता है, मैंने झाग निकालता है। झाग क्यों निकालता है प्यारे बच्चों? इसलिए झाग निकालता है कि झाग निकालने से उसमें कुछ तीतापन दूर हो जाता है, ऐसा लोगों का अनुमान है। तो इन्होंने वैसा ही किया और तौली पर, है ना, वो क्या किए, रख दी। इसके बाद उन्होंने उस पर, जैसे आप जानते हैं कि लखनऊ स्टेशन के लोग जो खीरा वगैरह बेचते हैं तो किस प्रकार से बेचते हैं, उसमें जीरा, मीरा, नमक, पिसा हुआ लाल मिर्च ही, है ना, ये सब उस पर बुरेक दिए। कौन पर? खीरा को जो काटे थे नवाब साहब, उस पर उन्होंने सब चीज़ बुरेक दिया, डाल दिया। और डालने के बाद उसने क्या चीज़, मुख खीरा का रसवादन की कल्पना से उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाहा कि ज़्यादा मैंने उसके बारे में कुछ समझना नहीं है इनको, मैंने लगा लेखक को, है ना, वो भी अपना मस्ती में है तो हमको भी रहना चाहिए, है ना, उसका खीरा हम क्यों खाए। वे कनखी से सोच भी रहे थे और देख भी रहे थे लेखक, है ना, कनखी से देख रहे थे और वो सोच रहे थे दिमाग से, समझ गए ना। लेकिन नवाब साहब क्या किया कि उसके सिर काटने के बाद, है ना, उसके बारीकी से फाड़ भी कर दी। अब है, फिर कहते हैं कि वल्लाह शौक लीजिए, लखनऊ का बालम किला है, नवाब कहते हैं। लेकिन लेखक तो एक बार इनकार कर दिए थे, तो फिर कैसे लेते, लाज बचाने के लिए साहब को कहे कि क्या कहे कि मैं नहीं खाऊंगा, है ना, मैंने डायरेक्ट नहीं, वो कहे किबला शौक फरमाइए, आप ही इस खीरा को खाइए, बहुत अच्छी बात है। नवाब साहब के सतृष्णा आँख से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाके की, है ना, खीरा, क्योंकि बालम किला था, बालम माने भतिया खीरा था, समझ गए ना। उन्होंने क्या किया, नवाब साहब उसमें माने जीरा मिला हुआ नमक भी उसमें भुरका, लाल मिर्च के पाउडर भी उसमें भुरका, और उसने ओठ के पास ले जा करके धीरे धीरे बाहर गिराते चल गए, फेंकते चल गए, समझ गया ना। इस तरह से ऐसे हुआ। लेकिन फिर भी कहा कि किबला शौक फरमाइए, आप खीरा खाइए। इनको खाने का मन तो था ही, उनका मैंने मुंह में भी पानी भर आ रहा था, ये सब था। लेकिन नवाब साहब ने खीरे को, फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर, है ना, क्या कर गए, नवाब साहब मैंने नाक तर ले जाते थे, लेकिन बाहर धीरे धीरे खीरा के फाक को फेंकते न रहे। क्यों? अपने को क्या समझाने का, अपने को ऐसा अमीर समझाने का कोशिश कर रहे हैं,
कौन? नवाब साहब इस तरह के किए। नवाब साहब हीरे को तैयारी और इस्तेमाल से जब वो थक गए तो वे लेट गए। क्या हो गए? नवाब साहब लेट जाते हैं। रईस बनने के लिए ज़्यादा काम नहीं करते हैं या ज़्यादा व्यस्तता नहीं शो करते हैं, समझ लीजिएगा। अब नवाब साहब के इस तरह के माने हीरे को काटना, बारीकी से उसमें जीरा मिला हुआ नमक बुरकना, फिर मिर्चा को उस पर डालना, ये सब से स्पष्ट हो जाता है कि नवाब साहब केवल दिखाने का है ना, केवल दिखाने का है। इसलिए शकील नामुराद क्या करना है? मैदे का बोझ ढो देता है। मतलब कहने के मतलब है कि बार बार वो कह रहे थे कि खीरा लाजवाब मने है, क्योंकि बालम खीरा है ना। इस तरह से अब लेखक को ऐसा लगा कि वह समांतवादी व्यक्ति, वह परजीवी व्यक्ति जो नाक के पास ले जाता था खीरा को, बाहर ले चल जाता था, हाथ बाहर रखता था, छोड़ देता था, किसी को पता भी नहीं चलता, है ना। तो ये सब समांतवादी विचारधारा पर, उसकी व्यवस्था पर, परजीवी व्यवस्था पर। समांतवाद क्या है? दूसरे पर आश्रित रहना, कोई काम नहीं करना। तो इन्होंने इसका कटाक्ष किया, पर्दा उठाया कि सामंत लोग कैसे होते हैं, ये ध्यान देना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह चैप्टर को हम समाप्त किए। आप इसको पूरा बना लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।